हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज नामक चैप्टर चल रहा है जिसमें हम सर्वांग क्षमता के बारे में समझ रहे होते हैं। अभी यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो जाएगी, 7.2 शुरू करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कुछ और कसौटियाँ हैं। यहाँ पे 2 कसौटी आपको देखने को मिलती है कि भुजा 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 मिल जाती है और दूसरी मिल जाती है RHS, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मतलब R मतलब होता है राइट एंगल, H मतलब होता है हाइपोटेनियस और S मतलब होता है साइड। ये सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे और आगे जो प्रश्नावली है उसमें जो प्रश्न है वो भी हम आपको हल करवाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे कर पाए। टोटल यहाँ पे 9 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगला वाला प्रश्नावली शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के। तो देखते हैं कि क्या है प्रश्न में। सबसे पहले बात मतलब प्रश्न में नहीं, थ्योरी में भुजा 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 सर्वांग क्षमता क्या होती है। देखिए SSS यानी साइड 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 सर्वांग क्षमता और का जो नियम होता है वो होता है कि किसी भी दो त्रिभुज के अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीन संगत भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक लाइन खींचिए तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये 2 लाइन खींचिए तो ये वाली इसके बराबर है और ये 3 लाइन खींचिए तो इसके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगक्षम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस इतना सिंपल सा तरीका है। आगे देखेंगे RHS सर्वांग क्षमता में कहेंगे कि 2 समकोण त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुज होने चाहिए जो कि समकोण होने चाहिए। समकोण होने की स्थिति में आपको यहाँ पे चित्र यहाँ पे दिखाई देता है ऐसा कुछ, एक 90 अंश का कोण दिखाई देना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखिए RHS लिखा है। RHS का मतलब, R का मतलब होता है राइट एंगल यानी समकोण, ठीक, और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस। और एक होती है साइड। तो कोई भी एक साइड और एक कर्ण और एक भुजा और एक राइट एंगल यानी समकोण बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में कहलाएंगे ये RHS सर्वांग क्षमता से ये आपके सर्वांगक्षम है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे 90 अंश का एक कोण वाला हो Q और B बराबर हो गया। QR और BC, देखिए QR और BC एक भुजा बराबर हो गई है और PR और AC कर्ण बराबर हो गया। ऐसे में ये सर्वांगक्षम हो जाएंगे। बस होगी बात खत्म। तो ये 2 सर्वांग क्षमता है और इस पे आधारित जो प्रश्न है यहाँ पे ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण को हमको क्या ही करना है, आगे बढ़ना है। प्रश्नावली में सीधे हम पहुँच चलते हैं। तो 2 मिनट के अंदर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है और आगे हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली के जो पहला प्रश्न है वो हम देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमको चित्र भी दिए गए हैं तो थोड़ा सा हम अच्छे से चलेंगे। अच्छे से तो हम हमेशा चलते हैं, आज थोड़ा और अच्छे से चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न में। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहे हैं 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बिंदु पर प्रक्षेद रहती हैं, P से प्रक्षेद करती हैं, से बिंदु P समान दूरी पर स्थित है। तो ये 2 रेखाएं हैं L और M, ए पर काट रहे हैं। यहाँ से जो P है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है और AC की लंबाई 8 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 8 है। तो चित्र बना लेते हैं, ऐसा और ऐसा, और सीधी लाइन खींच देते हैं। यहाँ से लंब डालने का प्रयास, यहाँ से लंब डालने का प्रयास। ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीर बना देते हैं, ये L है, यहाँ पे तीर बना देते हैं, ये M है, यहाँ पे भी तीर बना देते हैं, सीधी रेखा ही डाल देते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे ये 10 है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। इतनी हो गई बात है। ठीक, तो इसमें दिया है, हमें कुछ चीज़ें तो लिख लेना चाहिए ना, नहीं तो बिना दिया है कि कैसे काम चलेगा। तो दिया है तो लिख रहा, भूल गया मैं, छोड़ो जाने दो। आगे बढ़ते हैं कि रेखाएं L तथा M ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, और P से समान दूरी पर ये सब मार्गोली, कोई मतलब नहीं है। आप तो बस इतना लिखो कि PB, जो हमारा PB है वो बराबर है PC के और वो है 6 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे लंब है, ये जो PBA है, कोण PBA बराबर कोण PCA, सॉरी यहाँ पे P रहे, ये 90 अंश दिखाई दे रहा है। लंब बना है, ये जो निशान है लंब का है, वो 90 अंश होता है। और जो AP है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, वो हो गया। सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं पहले तो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, ये हो गया। AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये पहली चीज़ सिद्ध करनी है। दूसरी चीज़ सिद्ध करनी है कि AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये सिद्ध करना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो ये तो त्रिभुज जो सर्वांगसम सिद्ध करने हैं वो पहले देख लेते हैं। ABP है और ACP है, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में देखो, इसमें AP और AP बराबर है, AP बराबर AP, ये उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों में उभयनिष्ठ हैं। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कोण PBA, कोण PBA बराबर कोण PCA, ये प्रत्येक 90 अंश है। और हमारा जो PB बराबर PC है, PB बराबर जो PC है, सॉरी यार PC है, वो दिया है। ठीक, अब यहाँ पे एक समकोण हो गया और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और एक भुजा बराबर हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS सर्वांग क्षमता। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP, इतना AC था, ये सर्व हो गया। ठीक, दूसरी चीज जो ये 8 सेंटीमीटर लाना है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में हमारा जो AC है वो कर्ण, AC नहीं कर्ण है। यहाँ पे 90 बना है, 90 के सामने वाला AP कर्ण है। तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस ये PC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख देंगे। इसके बराबर तो 10 दिया है, कर्ण बराबर 10 दिया है, और यहाँ पे ये 6 है, वो लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। तो ये AC ही रहेगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, AC ऐसे रहेगा, ये 36 रहेगा, तो उधर ले जाके घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36, घड़ के मिल जाएगा 64 AC। तो AC बराबर हो जाएगा √64 और AC बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो प्रूव करना था। ओके, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, मतलब इतना भी इजी नहीं पर है इजी, देखने पर समझ में आ जाएगा, सब कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 है कि इसमें कह रहा है कि ABCD वर्ग है। देखो पहले एक तो वर्ग बना लेते हैं तो कुछ समझ में आएगा बाद। ठीक है, ये बन गया है वर्ग, इसका नाम ABCD रख देते हैं। ठीक, तो इसमें पहले लिख लेते हैं दिया है, फिर से दिया हमने लिख दिया, अब तो है मैं लिख के ही मानूंगा हम। ठीक, अब कि ABCD वर्ग है ये कह रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा x था इसमें y दिया गया है, y क्रमशः AD तथा BC पर स्थित हैं। हो गई बात, तने स्थित हैं, और इस प्रकार स्थित हैं कि हमारा जो AY है वो बराबर है BX के।
अब देखो भाई, बात यह है कि x जो है AD पर है और y जो है वो BC पर है। अब कह रहे हैं कि ये जो AY है और ये जो BX है वो आपस में बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहली चीज़ जो सिद्ध करनी है वो हमारा सिद्ध करनी है कि BY बराबर AX सिद्ध AX सिद्ध करना है। BY मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और AX माने ये वाली लाइन बराबर सिद्ध करनी है। ठीक, दूसरी चीज़ जो सिद्ध करनी है वो है कोण BAY बराबर कोण ABX, ये प्रूव करना है। पीछे ट्रेन का हॉर्न बोल रहा है, जब से रेलवे डिपार्टमेंट में आया यही तो मुसीबत है। वैसे ये मुसीबत हमेशा से रहने वाली है, क्योंकि अब जब तक मैं कमरा अलग से नहीं ले लेता एक अलग से, क्योंकि अब छोड़ के जाना है, मतलब ये इतना शोर तो चलता रहेगा ज़िंदगी में, शोर ही तो भरा पड़ा है। मैंने यूट्यूब से सोचा था लाखों कमाऊंगा तब जाके मैं अच्छे से वीडियो बनाता पाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है, जो भी खराब वीडियो बन पाती है बस उतने से काम चलाओ यार, ज़िंदगी इतनी ही चलेगी अब अपनी। तो इतना सिद्ध करना है। तो वही सिंपल सी बात है कि इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमको, ये दिखाई दे रहा है ABX और BAY। तो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इनको सर्वांगक्षम सिद्ध कर दो, काम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABX तथा त्रिभुज BAY में इनका नाम ढंग से देखो, ABX, ठीक है, ऐसे घूम के गया, यहाँ से शुरू किया, पहले लंबा वाला गया फिर ऊपर से ऐसे, तो यहाँ से लंबा वाला गया ऊपर से फिर नीचे, ऐसा वाला सीक्वेंस बनना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे इसमें देखो AB और BA बराबर है, AB बराबर BA, ये उभयनिष्ठ है। इनका नाम हम अलग अलग से तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यही तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे BA है, ये लाइन से देखने मिलता है। और अगर हम देखेंगे, अच्छा ठीक है, ABX इसमें बात की थे, तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BAX कोण हमारा BAX है बराबर ABY है, कोण ABY है, ये प्रत्येक 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि भाई वर्ग है तो समकोण बनेगा, जाहिर सी बात है। और कुछ चीज़ बराबर दी थी ना, ये AY बराबर BX, ठीक है। तो AY बराबर BX है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, पहले ABX था, ABX वाले में BX, तो BX बराबर है AY के, दिया है, ये बराबर दिया है। तब यहाँ पे तब नहीं लिखना था, RHS सर्वांग समता से, जहाँ पे भी 90 अंश दिखाई दे वहाँ पे RHS सर्वांग क्षमता ले लो। RHS सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABX सर्वांगसम, त्रिभुज BAY। अब यहाँ पे CPCT द्वारा क्या करना है, कुछ नहीं, सिटी पिटी गुम करनी है। सबसे पहले जब BYAX, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो BY और AX दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमारा BY बराबर होगा AX, ये AX, इति सिद्धम, एक चीज़ हो गया ख़त्म। ठीक, दूसरा वो भी CPCT द्वारा ही, कौन सा कोण, BAY, तो कोण यहाँ पे देखो BAY मिल पाएगा, तो BAY बराबर ABX, ठीक। तो कोण BAY बराबर कोण ABX, ये भी हो गया सिद्ध, बात ख़त्म। इसमें से देख के लिख दिया। अब इसमें BY कहाँ था, ये BY हमने बताया, ये AX, ये दोनों बराबर हो गया CPCT से। और एक कोण ये था, कौन सा था, BAY, यानी ये छुटकू वाला कोण, और ABX ये छुटकू वाला कोण, ये भी तो अच्छा कि CPCT से बराबर, तो CPCT से बराबर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, त्रिभुज वाले चैप्टर में समझने वाला बात ये है कि कुछ करना खास रहता नहीं है, 2-4 चीज़ें देखनी होती है, उसके अलावा फिर तो बस छाप देना है, बस कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, बहुत सिंपल प्रश्न रहने वाला है, इसमें कुछ खास रहने वाला नहीं है।
ठीक, इसमें देखने को बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है पर है कुछ नहीं खास। ठीक, चलो दिखाते हैं, समझाते हैं। बार बार मैं ठीक कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ठीक कहने की आदत पड़ गई है और ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है, मैं कुछ लिखना शुरू करेंगे। पहले तो कितनी मस्त गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। AB बराबर, ये दिखाई दे रहा है ना, वही छाप रहा हूँ बस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी अभी नहीं है। और तथा ये मध्यिका जो AP है वो मध्यिका या DQ के बराबर है, वो लिख लिया। और ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि हमारा जो कोण B है वो कोण A के बराबर है, कैसे भी कैसे करके। चित्र तो बनाना ज़रूरी है, तो चित्र भी बना लेता हूँ, उसके बाद किताब में देखना भी ज़रूरी नहीं होगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा बैठी बैठी, वो भूल गया मैं गाना, होगी बात है। अब देखने वाला बात ये मैं दिखाऊंगा, मतलब समझाना चाहूँगा कि देखो यार कि ये जो B और E है, ये दोनों कोण हमको बराबर करने हैं। तो उसके लिए हमको ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है सर्वांगसम हो जाना चाहिए। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमको दिखाई दे रहा है कि AB और DE बराबर है, यहाँ दिखाई दे रहा है। और BC और EF, BC और पूरा EF बराबर है, ठीक। और मध्यिका ये दी गई है, ये बराबर है। हमको यहाँ पे ये दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, बस ये वाली छुटकू भुजा, ये वाली छुटकू भुजा बराबर हो जाए। अब खास तौर से ध्यान देने वाली बात है कि मध्यिका क्या चीज़ होती है? मध्यिका होती है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दे। ये बड़ी सी भुजा है, इसका बीचों बीच वाला जो भी पॉइंट होगा, बीचों बीच वाला मतलब दोनों बराबर भागों में बांटने वाला, ठीक है, तभी होगा इनका। समझ में आ रही बात? यही होती है मध्यिका, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत क्या करेंगे, ये जो हमारा BC है वो बराबर दिया गया है EF के, ठीक है। तो BC का आधा और EF का आधा आपस में बराबर होगा। और BC का आधा कौन है? BP है, और EF का आधा EQ है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ चूँकि AP तथा एक DQ क्रमशः किसकी है? BC तथा AF की ये मध्यिकाएं हैं। मध्यिका होने की वजह से दो बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में ले सकते हैं त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DEQ में, इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों छोटकू त्रिभुज में AB बराबर DE ये दिया है, ओके। और आगे कुछ देख लेते हैं। आगे ये देखने हैं कि हमारा जो AP और ये वो DQ है, ये AP बराबर DQ ये भी दिया है, ओके। और ये जो हमारा BP और EQ है, BP ये BP है और ये EQ है, ये हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया है, ठीक। अब इसमें SSS सर्वांग समता यानी भुज सर्वांग समता लग जाएगा SSS सर्वांग समता से
दोनों त्रिभुज यानी कि ए बी पी सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज डी ई क्यू के, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिख जाएगा सी पी सी टी द्वारा क्या बराबर हो जाएगा, ये कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई इति सिद्धम। ठीक, इति सिद्धम लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। मतलब वैसे भी काम हो ही चुका है, इति सिद्धम लिखने से क्या कर दो, कुछ काम होगा, कुछ नहीं काम होगा, वो तो पहले से काम हो चुका है। वो तो कहने का तरीका है मेरा। चलिए, कहने का तरीका को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है और कहता ही क्यों है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। ओके, त्रिभुज एबीसी में अंतः बिंदु डी, एक अंदर बिंदु डी इस प्रकार है कि ये दो कोण बराबर है। कोण डी बी सी और डी सी बी, इसमें कुछ काम तो चल रहा है। आगे सिद्ध कीजिए कि भुज ए डी जो है वो कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी के कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। अच्छा, इसमें ये लाइनें खींची गई, ऊपर और नीचे के बराबर है, ये दो लाइनें खींची तो ये इसके बराबर है, पर प्रश्न में नहीं दिया है ऐसा और ये ऐसा दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो जाता है। पर कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, बिना कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। तो निकलने की प्रक्रिया देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, त्रिभुज का नाम त्रिभुज ए बी सी है, तो हम लिख लेंगे दिया है। तो दिया है में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया गया, ए बी और ए सी बराबर है, हमारा ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक, और अंतः बिंदु इस प्रकार है, और यहाँ पे अंतः बिंदु इस प्रकार है, लिखने की आवश्यकता जो दी गई है वो नहीं लिखेंगे, काम वैसे ही कर लेंगे यार, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम लिखे सारी चीज़ें। जो हमें ये दिया गया है ये लिख लेते हैं, कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी दिया है, वो लिख लिया। तो फिर चित्र तो बना लें, बिना चित्र बनाए तो काम बनने से रहा। तो यहाँ पे डी है, ये तो बेकार हो गया, ऐसा बनना चाहिए था। यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने जैसा बनाया मैं वैसा बनाने के बजाय अपने हिसाब से विचार करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये ए बी और ये ए सी बराबर है। ठीक, और ये कोण डी बी सी यानी ये वाला कोण, और डी सी बी यानी ये वाला कोण बराबर है। और जाहिर सी बात है ये वाली लाइन किताब में नहीं है, मैंने गलती से खींच दी। ओके, तो ये दोनों छोटकू से कोण बराबर है ऐसा दिया गया है। सिद्ध करना है कि ए डी इस कोण का समद्विभाजक है, वो भी लिख लेते हैं। उसमें चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं, उसको कम लिखना है ताकि समझ में आ जाए। सिद्ध करना कि हमारा जो ए डी है वो कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ओके, ठीक है, समद्विभाजक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात कोण डी ए बी बराबर कोण डी ए सी, ये हो गया। ऐसा कुछ करना है, तो इजी टास्क है, कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहला तो यहाँ पे हम कह देंगे कि हम पहले तो इस छोटकू से त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में हमें पता है कि ये जो दो कोण दिए गए हैं वो बराबर हैं। कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी, ये दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ तो आप जानते हैं कि अगर कोण बराबर होते हैं तो सामने की भुजा बराबर होती है, यानी डी बी बराबर डी सी होगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, डी बी बराबर डी सी,
बराबर बराबर कोण की सम्मुख भुजा होने की वजह से ये दोनों लोग आपस में बराबर हैं। इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेंगे क्योंकि हमारे समीकरण की कमी है। हम समीकरण बना लिया। अब हमें जो चाहिए था वो ये और ये कोण बराबर करना है। उसके लिए हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांश समसिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ खास नहीं हो गया। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में हमको दिखाई दे रहा है AD उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD दिया गया है। AD हम इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन। और AB बराबर AC पहले से दिया है। AB बराबर AC वो दिया है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हमने DB बराबर DC निकाला है, तो DB बराबर हमारा DC ये समीकरण हमने 1 में प्राप्त किया। समीकरण 1 से तीनों भुजाएं, इसके तीनों भुजाएं बराबर है। ये इसकी तीनों भुजाएं इसके तीनों भुजा के संगत भुजाओं के बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे SSS यानी भुजा 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 सर्वांग समता है। तो SSS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। यानी त्रिभुज ADB सर्वांग सम, त्रिभुज ADC दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। अच्छा, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो CPCT से इनके संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होंगे। तो CPCT से कोण DAB कोण DAC बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे CPCT द्वारा कोण उसका नाम DAB बराबर कोण DAC हो गए बराबर। अतः AD कोण ये देखो ये बराबर हो गया, तो ये AD ही तो है। AD कोण किसका नाम था? BAC का समद्विभाजक है। अतः कोण AD, अच्छा AD कोण BAC का समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक है। ऑलराइट, समझ में आ गई बात? हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, इन चीज़ों को तो हमने कर दिया समाप्त। अभी हो चुके आधे घंटे का समय, और अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अगली वीडियो को लाएं, मतलब आगे का क्वेश्चन लाएं अगली वीडियो में। तब तक आप खुद ही प्रयास करें कि इन प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।